नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नेहा माहेश्वरी। आज हम बात करेंगे उन 20% आबादी की जो उत्तराखंड से दिल्ली में आकर बसे हैं, लेकिन उन लोगों की अनदेखी हो रही है, उपेक्षा हो रही है। और आज इसी उपेक्षा को लेकर हम सवाल उठा रहे हैं कि ये उपेक्षा और ये अनदेखी क्यों? देश की राजधानी दिल्ली में क्यों लोगों की उपेक्षा हो रही है? वो लोग जो उत्तराखंड के हैं और आज़ादी से पहले उत्तराखंड से निकलकर वो दिल्ली में बसे, यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं, रोजगार की तलाश में वो आए थे, लेकिन उसके बावजूद जो हक उन्हें मिलना चाहिए, जो अधिकार उन्हें मिलना चाहिए, वो अधिकार उन्हें आज तक नहीं मिला। फिलहाल इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम एक एक कर बात करेंगे। आपको बताते चले कि यह तमाम जो लोग बैठे हुए हैं वो उत्तराखंड के तमाम लोग हैं जो दिल्ली में रह रहे हैं और किसी न किसी संस्था से जुड़े हुए हैं। और ये तमाम संस्थाएं वो संस्थाएं हैं जो उत्तराखंड के लोगों के हक और उनके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ती आई हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, चलिए एक एक कर सबसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उत्तराखंड के लोगों के साथ जो उपेक्षा की जा रही है, इसके लिए वो किसे जिम्मेदार मानते हैं और इतना वक्त क्यों लग रहा है उन्हें उनका अधिकार मिलने में। आपसे जानना चाहेंगे आप। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह हालसी है और मैं उत्तराखंड युवा शक्ति संगठन से हूँ। बड़े चिंता का विषय है कि 20% उत्तराखंड की जनता है, लगभग 35 लाख हम उत्तराखंड के लोग हैं यहाँ पे, फिर भी हमें उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है। और फिर भी हमें न कोई राजनीतिक प्रतिनिधित्व, न किसी समाज में भी हमें कोई प्रतिनिधित्व मिलता है। मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं, मैं जनकपुरी में रहता हूं, तो वहाँ पे फतेहनगर हरिनगर सीट से आता हूं, वहाँ पे थोड़ा पंजाबी बाहुल्य इलाका है। पिछले साल वहाँ पे हर्षण सिंह बल्ली वहाँ से रेगुलर विधायक बनते आते थे, तो पिछले साल पंजाबियों के, सिख के दबाव में आके, अकाली दल के दबाव में आके बीजेपी ने बल्ली की बलि दे दी। और इस बार बीजेपी को लगा कि बल्ली के अलावा कोई सीट नहीं निकाल सकता, मतलब वापस पंजाबियों के दबाव में आके बल्ली को दोबारा दे दिया। और मैं तो यही कहूँगा एक युवा होने के नाते, जो उत्तराखंड की बात करेगा वही दिल्ली में राज करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की कि जो उत्तराखंड का भला करेगा वही दिल्ली में राज करेगा। ये तमाम लोगों का कहना है, उन 35 लाख लोगों का कहना है जो उत्तराखंड से हैं लेकिन दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली में जीवन यापन यहाँ पर कर रहे हैं और अब अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले इस तरह की सुगबुगाहट निकलकर सामने आई थी कि इस बार उत्तराखंड के लोगों को तवज्जो दी जा सकती है। तमाम पार्टियां जो हमेशा से उनकी अनदेखी करती आई हैं, इस बार उन्हें महत्व दे सकती हैं और तमाम पार्टियां उम्मीदवार उत्तराखंड के लोगों में से किसी ना किसी को चुन सकती हैं। लेकिन हालांकि बाद में इस तरह की खबरें भी आई कि शायद ये पार्टियां अपना मन भी बदल लें। तो इस तरह की चीजें जो निकलकर सामने आती है, उसे किस तरीके से उत्तराखंड के लोग और ये तमाम संस्थाएं लेती हैं, बात करते हैं। और भी लोग हैं हमारे साथ। आप कहां से? मैं लोधी कॉलोनी से हूँ, मेरा नाम उषा शर्मा है जी। मैं उत्तराखंड के बारे में यही कहना चाहूँगी कि हम उत्तराखंड, यहाँ पे बहुत सारे उत्तराखंडी हैं, पर हमें यहाँ पे राजनीतिक स्तर पे कोई भी पोजीशन नहीं दी गई है। ठीक है, हम चाहते हैं कि हमें कोई राजनीतिक स्तर पर पोजीशन दिया जाए। यानी आप चाहती हैं कि टिकट मिलना चाहिए उत्तराखंड के लोगों को? टिकट नहीं मिलना, टिकट हमारा कोई मुद्दा नहीं है, पर यह है कि उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड जो जितने भी लोग हैं यहाँ पे, वो एक संगठित होके खूब अच्छा सा काम करे ताकि हमारे उत्तराखंड के लोगों का जो है कुछ उद्धार। लेकिन राजनीति में अगर महत्व बढ़ेगा, राजनीति में अगर पद बढ़ेगा, राजनीति में अगर हिस्सेदारी बढ़ेगी और टिकट मिलेगा, अगर कोई आपका सांसद या कोई विधायक अगर दिल्ली से चुना जाता है जो उत्तराखंड का है, तो वो दिल्ली का तो भला करेगा, उत्तराखंड का भी भला करेगा। बिल्कुल, मैं हाँ यही चाहते हैं हम लोग सब लोग मिलके। बिल्कुल, यानी कि महत्व के साथ टिकट के साथ हिस्सेदारी, ये सब कुछ मिलना चाहिए। जो दिल्ली में दूसरे शहरों से, दूसरे राज्यों के लोग अगर यहाँ पर आके रहते हैं, उन्हें महत्व दिया जाता है, तो फिर उत्तराखंड के लोगों को क्यों अनदेखा किया जा रहा है? ये सवाल आज सबके सामने है और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हिमालय न्यूज यहाँ पर पहुंचा हुआ है। इन तमाम संस्थाओं के लोगों के साथ हम यहाँ पर हैं क्योंकि ये संस्था के लिए लड़ाई लड़ रही है, आवाज उठा रही है और महत्व की बात कर रही है। हमारे साथ और भी लोग हैं। आप कहाँ से? मैम, मैं यमुना विहार से हूँ। पर्वतीय जन उत्थान परिषद से मैं प्रचार मंत्री हूँ। बात आपने ठीक कही, उत्तराखंड के लोग हैं भी, सबको पता भी है, 35 लाख लोग हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी पार्टी टिकट इसलिए नहीं दे रही, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन कहते हैं सब। ऐसे ही उत्तराखंड के लोगों का भी पोलराइजेशन किया जाता है। कांग्रेस वाले किसी हिंदू का नाम ले लेते हैं, देवता का नाम ले लेते हैं, ऐसे बीजेपी वाले पोलराइजेशन करते हैं। तो हम
ये उत्तराखंड के लोग पोलराइज बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो पता होने के बावजूद कि 35 और 40 लाख हमारी संख्या है, फिर भी पार्टी का एक इग्नोरेंस यही दिखाता है कि मतलब हम जल्दी पोलराइज हो जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन आपको ही लगता है कि पार्टी अनदेखी कर रही है? कहीं ना कहीं लीप होल, कहीं ना कहीं कमी उत्तराखंड के लोगों के अंदर भी है। तमाम संस्थाएं बनी हुई हैं, इतनी संस्थाएं शायद ही किसी राज्य में बनी हो और किसी बाहर आकर इतनी संस्थाएं देखने को मिलती हैं। उत्तराखंड के लोगों के लिए इतनी संस्थाएं बनाई गई हैं, लेकिन अभी तक अधिकार नहीं मिला। आपको लगता है जो एकजुटता होनी चाहिए उत्तराखंड के लोगों में वो शायद नहीं है? मैम बिल्कुल एकजुटता की कमी तो बिल्कुल है ही है, तभी तो आज आज़ादी के पहले से हम दिल्ली में हैं और आज तक हमारा कोई संगठन नहीं बन पाया। बिल्कुल कमी तो इसमें है। वही है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, पोलराइजेशन बहुत जल्दी कर लेते हैं हमारे यहाँ के लोग, तो इसी की वजह से हम आज तक संगठित नहीं हो पाए हैं। जबकि हर पॉलिटिकल पार्टी को पता है कि हम यहाँ पे हर एक विधानसभा में नहीं, 70 विधानसभा है, 35 में हम किसी किंग मेकर की हम भूमिका निभाते हैं, किसी को हिलाने के लिए हम ताकत रखते हैं। लेकिन फिर भी वही पोलराइजेशन की बात है कि होने के बावजूद हमें संगठित नहीं है, तो सबसे बड़ी कमी हमारे में यही है। तो संगठित नहीं है, एकत्रित नहीं है, एकजुट नहीं है, ये कमी, शायद इसी कमी का फायदा ये तमाम पार्टियां उठा रही हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, क्योंकि ये टीस है दिल में कि इतने साल हो गए रहते हुए दिल्ली में, देश के दिल में जिसे दिल्ली कहा जाता है, वहां पर भी हम अपना अधिकार नहीं पा पाए हैं। वहां पर भी हम अपने अधिकार के लिए अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि इतनी ज्यादा संख्या उत्तराखंड के लोगों की इस दिल्ली के अंदर है। आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं प्रेम कुमावनी, महासचिव शिल्पकार चेतना मंच दिल्ली। जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो उपेक्षा हुई है उसकी शायद बहुत कुछ तक हमारा संगठित समाज रहा है। जैसे कि अभी कहा गया कि यहाँ बहुत सारी सभाएं हैं, 200 से भी ज़्यादा सभाएं, संस्थाएं हैं। अगर ये किसी एक छत्र के नीचे नहीं आते हैं तब तक नहीं हो सकता है। उपेक्षा की बात देखिए, उत्तराखंड से 5 सांसद क्षेत्र हैं, 5 इस समय जो केंद्र में सरकार है उनकी पार्टी के हैं, लेकिन किसी एक को भी आज तक कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया। पूरे प्रदेश की कैबिनेट में आवाज उठाने वाला कोई भी नहीं है। यानी कि विरोध की आवाज सुनाई देती है। जब तक विरोध नहीं होगा, जब तक शक्ति प्रदर्शन नहीं दिखाएंगे उत्तराखंड के ये लोग, तब तक शायद ना तो सरकार की नींदें टूटेंगी और ना ही तमाम पार्टियों की नींदें टूटेंगी। अब सवाल ये है कि आखिर कैसे मिलेगा हमें अधिकार, आखिर क्यों इतना वक्त मिल रहा है इस अधिकार को पाने में, और आखिर क्यों ये पार्टियां हमें नजरअंदाज कर रही हैं, जबकि उत्तराखंड के लोग, जिनके लिए कहा जाता है बहुत सीधे होते हैं। दिल्ली की अगर हम बात करें, जिसे मिनी देहरादून कहा जाता है, मिनी उत्तराखंड कहा जाता है, उसके बाद भी तरस रहे हैं लोग अपने अधिकारों के लिए। कौन जिम्मेदार है, ये जानने की कोशिश लगातार हिमालय न्यूज कर रहा है। बहुत सारे लोग बैठे हैं, आइए दूसरे लोगों से भी बात करते हैं, क्योंकि यहाँ तमाम संस्थाओं के लोग हैं। कुछ युवा वर्ग हैं, युवा संस्थाएं हैं जो युवाओं की आवाज उठाते हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो भाषा को लेकर यहाँ पर कह सकते हैं आवाज उठा रहे हैं। बहुत सारे लोग और भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस उपेक्षा के जो शिकार उत्तराखंड के लोग हो रहे हैं, उसके लिए वो किसे जिम्मेदार मानते हैं। मेरा नाम बलबीर सिंह नेगी, उत्तराखंड विधात मंडल अवंतिका रोहिणी से है। मेरा मानना है कि हम लोग सबसे पहले तो संगठित हुए, और संगठन में इतना बल होता है कि सरकार तो क्या, सारी जो भारत सरकार भी है वो भी हमको पूछेगी। और हमको इस समय खास करके जबकि दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, ऐसी पार्टी को ही सपोर्ट करना चाहिए जो कि हमारे उत्तराखंड को महत्व दे। और अगर जो महत्व नहीं देती है तो उसका हमको बिल्कुल एकदम से विरोध करना चाहिए। जैसे कि अभी पीछे 5 सांसद हमारे उत्तराखंड से आए हैं, लेकिन हमारे को प्रतिनिधित्व बिल्कुल भी नहीं मिला है उसमें, और न ही कोई सामाजिक सुरक्षा हमको मिली है। जब भी यहाँ पे कोई हमारे उत्तराखंड वासियों के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसको इतना महत्व नहीं दिया जाता। उसको महत्व तभी मिलेगा जब हम संघर्ष करेंगे, और संघर्ष करके ही ये चीज़ें मिलेंगी। तो मेरा सभी से, उत्तराखंड वासियों से भी यही एक निवेदन है कि वे आपस में जो है छोटे मनमुटावों को भूल करके एकजुट होकर के संघर्ष करें। बिल्कुल। देश के दिल में 20% आबादी की उपेक्षा क्यों, ये सवाल लगातार हम बार बार उठा रहे हैं। और अभी तक की इस चर्चा में और जो बातचीत हम लोगों से कर पाए हैं, जो बातचीत में चीज़ें निकल कर आई हैं, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि ये जो उत्तराखंड के लोग हैं, जो तमाम संस्थाएं हैं, जो 35 लाख जो जनसंख्या उत्तराखंड की दिल्ली में बसी हुई है, वो एकजुट नहीं है, एकत्रित नहीं है, इकट्ठा नहीं है। शायद यही वजह है उपेक्षा की। यहाँ तमाम सारे लोग बैठे हैं, शायद एक एक करके अगर मैं उनसे पूछूंगी तो बहुत वक्त लग जाएगा। मैं जानना चाहूंगी कितने लोग ये मानते हैं कि उत्तराखंड के लोग इकट्ठे नहीं हैं, एकत्रित नहीं हैं, संस्थाएं संगठित नहीं हैं, यही वजह है उत्तराखंड की उपेक्षा का। हम चाहेंगे कि आप हाथ उठाकर बताएं।
बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया है, या ये कहें कि अधिकतर लोगों ने हाथ उठाया है, जो ये दर्शाता है कि इन लोगों का साफ तौर पर कहना है, अलग अलग संगठन से हैं, लेकिन इनका ये मानना है कि अगर मुट्ठी एक हो जाएगी तो उस मुट्ठी को तोड़ पाना किसी भी पार्टी के लिए आसान बात नहीं होगी, और उसे नजरअंदाज करना भी किसी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। और यही वजह है कि अगर संगठित होने की कोशिश ये तमाम संगठन करते हैं, तमाम ये लोग करते हैं, तो शायद इसका नतीजा भी निकल कर सामने आए। जिस अधिकार की हम बात कर रहे हैं वो अधिकार भी उत्तराखंड के लोगों को मिल पाए। आप कहाँ से? ये बलबीर सिंह नेगी मेरे महासचिव हैं, मैं उत्तराखंड भ्रातृ मंडल से, मैं उसका पैटर्न हूँ, और हमारे प्रेसिडेंट आज नहीं आ पाए इसलिए मुझे आना पड़ा। इन्होंने सारी बातें आपको बता दी हैं, और आपने कहा कि हमारा जो जब कब तक होगा, जब तक हम संगठित नहीं होंगे वास्तव में, तब तक हमारा नहीं होगा। हमें एक नेतृत्व चाहिए जो आज तक हमें नहीं मिल पाया है, और इसी वजह से हमारे राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर उपेक्षा होती है, आर्थिक में अपने आप उपेक्षा हो जाती है, जबकि आज हम हर बात में सक्षम हैं। तो हमें अब बात ये उनके दिए पर हमने नहीं, आपने भी कहा था कि भाई अगर कोई पार्टी तुम्हें मिलाएगी तो आप उनके साथ जाएंगे। मेरा मानना यह है कि अब वो पार्टी हमें क्यों बुलाएगी, अपना मौका देके फिर से बात करके हम अपने हक के लिए खुद लड़ाई करें और अपने हक को उनके मुँह से जबर से छीन करके लाएं। बिल्कुल, लेकिन आप एक महत्वपूर्ण संस्था से जुड़े हुए हैं, आप एक महत्वपूर्ण पद पर हैं, और जो बार बार ये जो बात निकल कर सामने आ रही है कि संगठित नहीं है, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी कमी है, अगर इन कमियों को आप दूर करेंगे तो कोई आपको नजरअंदाज नहीं कर सकता है। मैडम, हमने बहुत बार प्रयास किया। मैं दिल्ली में सन 73 से रह रहा हूं, और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं बनी, ऐसे लोग आगे आए, और सबने, जैसे मैंने ऊपर भी अपना व्याख्यान दिया था, वो आगे एक चरम सीमा जाकर के उसके बाद किसी पार्टी के शिकार हो जाते हैं, वो अपने वहीं से लोगों को बेवकूफ बना देते हैं। लेकिन पहली बार मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नेगी जी और डॉक्टर बछेती और इनके जो भी साथी जिन्होंने ये मुद्दा उठाया है। मैंने आज पर्सनली इनको कहा है, अगर आप नॉन पॉलिटिकल पार्टी होकर इस मुद्दे को आगे रखते हैं, और हम पूरे समाज के साथ आपके साथ हैं, जो भी हमसे व्यवस्था बनेंगे हम करेंगे। आपको नहीं लगता कि अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की, हम बात करते हैं बीजेपी की, हम बात करते हैं नई पार्टी आम आदमी पार्टी की, आपने सब पे भरोसा किया, उत्तराखंड के लोगों ने सब पे विश्वास किया, लेकिन सबसे धोखा मिला। अब ये पार्टियां अगर तवज्जो उत्तराखंड के लोगों को नहीं दे रही हैं, तो आपको नहीं लगता कि एकजुट होकर अगर उत्तराखंड के लोग कोई उम्मीदवार उतारते हैं या कोई पार्टी बनाते हैं तो उसका फायदा मिलेगा आपको? बिल्कुल मिलेगा। जहां पर हमारे जिस जमुना पार में है या सादरा साइड में है या पालम साइड में, जहां पर हमारे उत्तराखंड के बहुत ज़्यादा संख्या है, वहां पर तो हमारे आदमी को अपना एक प्रत्याशी जरूर उतारना ही चाहिए, मेरा ये कहना है। बात हमारे 35 सवाल हमने पूछा है, हम चाहेंगे कि तमाम लोगों से हम इस सवाल का जवाब पूछे। आपको क्या लगता है, कोई उम्मीदवार उत्तराखंड के लोगों को मिलकर उतारना चाहिए? हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। हम लोगों को आपस में कोऑर्डिनेट करके, और ऐसा हो सकता है कि जैसे 10 एक जगह को चुन लिया जाए, और वहाँ पर एक कोई संस्था है जैसे कोऑर्डिनेशन है, वो अपना कैंडिडेट उतारें और उसके ऊपर एक मत से उनकी राय। मैं BS नेगी हूँ, मैं उत्तराखंड राज्य लोकमंच का सदस्य हूँ। बिल्कुल, आपका नाम क्या? आपके मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद चमोलिया, मैं उत्तराखंड लोकमंच का कोषाध्यक्ष हूँ। तरह आज ये काम हो रहा है, विनोद बछेती जी, अपने ब्रिजमोहन उप्रेती जी और आज़ाद सिंह नेगी जी जिस तरह ये काम आगे बढ़ा रहे हैं, मेरे ख्याल से जरूर एक दिन हमें जरूर वो लोग पूछेंगे जो। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि इन लोगों को भी लगता है कि होनी चाहिए, एक पार्टी बननी चाहिए जो सिर्फ उत्तराखंड के लोगों की हो, एक पार्टी बननी चाहिए जिसमें तमाम संगठन संगठित हो, ताकि अगर हम मिलकर काम करते हैं तो उसका असर होगा। और अगर वो पार्टी कोई उम्मीदवार चुनती है और उसका समर्थन उत्तराखंड के लोगों को मिलता है, तो तमाम पार्टियों पर भी दबाव बनेगा, सरकार पर भी दबाव बनेगा। बिल्कुल, जो आपने बात कही है बिल्कुल सही कही है। इसीलिए उत्तराखंड एकता मंच का गठन किया गया है, और अगर हमको लगता है कि हम ये कर सकते हैं तो हम जरूर इस ओर आगे बढ़ेंगे, और हम अपना उम्मीदवार भी उतार सकते हैं। अगर किसी पार्टी से प्रॉपर प्रतिनिधित्व मिलता है तो हम उनको समर्थन करने को भी राजी हैं। लेकिन अभी ये बहुत जल्दी है, हमने अभी उत्तराखंड एकता मंच का गठन किया है, और हम इस बात को इतनी जल्दी सारा कुछ करने को अब देखते हैं, जो भी हमारे बीच में आपसी सहमति से जो राय। जब जागो तब सवेरा, अगर आप जाग गए हैं तो ज़रूर सवेरा होगा। इस उम्मीद के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। आप कहाँ से हैं? मैं रोहित राघव हूँ, मैं उत्तराखंड समाज शालीमार बाग से हूँ, और मैं थोड़ा सा इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि हमें अपने कैंडिडेट उतारने चाहिए, क्योंकि अगर हम एक नई पार्टी बना करके अपने कैंडिडेट उतारते हैं तो नेचुरली एक वोटों में विभाजन होगा, और जो आज दिल्ली में सरकार की स्थिति है कि कोई सरकार नहीं बना पा रहा है, यही स्थिति दोबारा खड़ी होगी। तो हमारा पहली रणनीति ये होगी कि जो स्थापित पार्टियां हैं वो हमारे समाज को उचित स्थान दें, ताकि हम उनको जीत के उनका भी हाथ मजबूत कर सकें, और वो हमारे संस्था। इतने दिनों तक आपने ये कोशिश की, इतने दिनों तक आपने प्रयास किया, और आपने मदद मांगी, या ये कहें अपने अधिकार के लिए आपने सवाल भी उठाए, सवाल भी किए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला। आम आदमी पार्टी की तरफ से ये खबर आ रही थी कि कैंडिडेट चुना जा सकता है, लेकिन अभी भी डामाडोल नजर आ रहा है। क्योंकि अब जब संगठित होंगे तभी हमारी आवाज़ सुनी जाएगी, और अगर हम ज़्यादा अपने कैंडिडेट उतारेंगे तो ये सारे वोटों में बिखराव होगा और उसका कोई नतीजा नहीं होगा। तो पहले हमारा
मकसद यह है कि जो स्थापित पार्टियां हैं वो हमको उचित स्थान दें ताकि हम उनके हाथ मजबूत कर सकें। बिल्कुल, अलग अलग लोग, अलग अलग राय, सबका अपना अपना मानना है। कुछ का साफ तौर पर कहना है कि अगर एकजुट हो जाते हैं, ये एकता अगर पार्टी के रूप में बदलती है, ये एकता अगर अपने उम्मीदवार को उतारती है, तो शायद इस एकता का फायदा उत्तराखंड के लोगों को मिल पाएगा। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि इन पार्टियों पर पूरी तरह से भरोसा उठा नहीं है। अभी भी थोड़ा बहुत जो भरोसा है वो करना चाहिए। शायद अगर ये पार्टियां नींद से जाग जाती हैं और एक बार फिर से विश्वास उत्तराखंड के लोगों पर करती हैं, तो जरूर उत्तराखंड के लोगों का भला होगा। हालांकि इस पर भी सवालिया निशान लगा हुआ है कि ये बात कितनी सच साबित होती है और इसका कितना फायदा लोगों को मिलता है। बहरहाल और भी बहुत सारे लोग हैं, उनकी भी राय जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोचते हैं, क्या करना चाहिए। क्या इन पार्टियों पर फिर से विश्वास करना चाहिए या अपनी पार्टी बनाकर अपना उम्मीदवार चुनना चाहिए जो इकट्ठा होकर, जो एकत्रित होकर उत्तराखंड के लोगों की आवाज उठाए। मैं हीरो बिस्ट, उत्तराखंड जनमोर्चा गैर राजनीतिक पार्टी के मैं संगठन मंत्री हूँ। पार्टियों का जितनी भी राष्ट्रीय पार्टी है उनका विरोध इसलिए करना चाहता हूं कि हमारे लोग, उत्तराखंड के लोग, तमाम इन राष्ट्रीय पार्टियों के अंदर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इनकी दरिया बिछाते हैं, भीड़ इकट्ठा करते हैं, इनके लिए तन मन से, धन से कार्य करते हैं। फिर भी हमारे उत्तराखंडियों को नकारा जाता है। क्यों? आज हमारी यूनिटी है, यूनिटी को ये लोग जो हैं पार्टी वाले हमारे यूनिटी को तोड़ देते हैं, इकट्ठा नहीं होने देते हैं। तो आज हमारा वो समय आ गया है कि हम लोग एकजुट होके एक अपना ऐसा प्रयास दिखा दे। आप किस यूनिटी की बात करते हैं? ये पार्टियां जब कहीं ना कहीं दरार होती है, उसी का तो फायदा ये पार्टियां उठा रही हैं। एक ब्लड बैंक, एक कैंप लगाया जाता है, अलग अलग एक ही जगह उत्तराखंड की संस्थाएं होती हैं, वो एक ही दिन 2 अलग अलग कैंप लगाती हैं। आपको लगता है ये छोटी छोटी गलतियां हैं, अगर इन्हें दुरुस्त किया जाए, इन्हें सुधारा जाए और एकजुट होकर काम किया जाए तो किसी पार्टी को मौका नहीं मिलेगा आपकी उपेक्षा करने का? नहीं, आपका कहना बिल्कुल सत्य है। बट जैसे कि मैंने ये कहा कि ये 14 तारीख को जो शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं, एक ये जीता प्रमाणित है कि हमारा एक बाहुल्य क्षेत्र को दिखाना और एक वोट बैंक को दिखाने का। और अब भी अगर राष्ट्रीय पार्टी अगर हमें तजुर्बा नहीं देती हैं, ये उत्तराखंड के अंदर में हमारे एक राष्ट्रीय पार्टी यूकेडी की भी है, हम क्यों ना उसको दिल्ली के अंदर में उसको फॉर्म करके उसको अपना करें और अपने ही उत्तराखंड के लोगों को 70 विधानसभा क्षेत्र के अंदर में बाहरी बहुमत से उनको विजय बनाए। बिल्कुल, चलिए और भी लोग हैं, क्या कितना इत्तेफाक रखते हैं? भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का सह संयोजक हूँ और हमने जो पिछला जो विधानसभा था उसमें भी हमने बहुत बड़ा प्रयास किया था। तो हमने इस विरोध के उसमें अशोका रोड में एक बहुत बड़ा करीब 2-3 हज़ार आदमी हमारे वहाँ पे आए थे और प्रदेश के काफ़ी विधायक और एमपी भी हमने वहाँ पे बुलाए थे। और उसमें जो राष्ट्रीय महासचिव हैं रामलाल जी, उन्होंने ये घोषणा भी की थी मंच से सब लोगों के आगे कि दिल्ली में एक एमपी हम उत्तराखंड को देंगे। लेकिन इसके बावजूद भी हम तो प्रयास करते हैं, कार्यकर्ता प्रयास करता है, हमने खूब प्रयास किया, कहीं फूट नहीं है, हम बुलाते हैं, खूब लोग आते हैं हमारे पास, खूब लोग आते हैं, हमारा प्रकोष्ठ बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रकोष्ठ दिया है। लेकिन केवल पिछला विधानसभा छोड़ दें और पिछला हम अगर नगर निगम छोड़ दें तो जो प्रदेश की जो कार्यकारिणी चुनाव की जो कार्यकारिणी बनती थी उसमें दिल्ली में एक नुमाइंदा हमारा उत्तरांचल का होता था। पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने कोई आदमी हमारा रखा ही नहीं। बड़ी बड़ी बातें भी चुनाव के दौरान की जाती हैं, लेकिन फिर वही ढाक के 3 पात, जो हक चाहिए उत्तराखंड के लोगों को वो हक उन्हें नहीं मिल पाता। फिर वही बात घूम कर आती है कि इसके लिए वो किसे जिम्मेदार मानते हैं और क्या इन पार्टियों पर एक बार विश्वास फिर से किया जा सकता है। मैं महरौली से भयात संस्था से और अखिल आदर्श उत्तराखंड जागृति मंच से हूँ। ऐसा है कि अपने उत्तराखंड समाज को सब संगठित रहना चाहिए और 2-3 सवाल ऐसे हैं कि अपने जैसे मुजफ्फरनगर कांड के लोग आंदोलनकारियों को इंसाफ नहीं मिला है, अपनी बोली भाषा पे कोई इंसाफ नहीं है कि भाई हमारी बोली भाषा पे भी कुछ होना चाहिए। इसलिए मैं तमाम अपनी जितनी उत्तराखंडी संस्थाएं हैं, हम सब एकजुट होके और अपने एक भारतीय राष्ट्र उत्तराखंड एकता मंच का गठन करके और सबको मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं, मुंह तोड़ जवाब। लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी है हमारे अंदर जिसे दूर करने की ज़रूरत है और बार बार हम ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड के लोगों को अब एक साथ आना होगा, क्योंकि चुनाव के दौरान ही ये तमाम पार्टियां जागती हैं और अब अगर वक्त निकल गया तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। फिर ये पार्टियां सो जाएंगी, फिर ये पार्टियां बात सुनेंगी एक कान से और दूसरे कान से निकाल देंगी, तो कैसे हक मिलेगा उत्तराखंड के लोगों को? इसे समझने की ज़रूरत है और वक्त रहते अगर काम किया जाएगा तो उसका असर भी होगा और उसका फ़ायदा भी होगा। आप कहाँ से हैं? मैं उत्तरकाशी से। जी। तो हम तो ये चाहते हैं कि सारे एकजुट होकर संस्थाएं जो है एकत्र हुए, तब जाके हमारी संस्थाएं कुछ काम करेंगी, तब जाके हो सकता है एकजुट काम।
बिल्कुल, एकत्रित हो, इकट्ठा हो, तभी कुछ हो पाएगा। आप युवा लग रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मेरा नाम नवीन प्रसादी है, घोंडा विधानसभा से हूँ। सबसे पहली बात है कि 20% आबादी दिल्ली में होने के बावजूद हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी क्यों नहीं है। बिल्कुल। और ये भी बात सामने आ गई कि हिस्सेदारी इसलिए नहीं है, हम संगठित नहीं है। बिल्कुल। उसके बाद सवाल आता है कि बीच में सवाल उठा था कि एक नई पार्टी बना के क्या हम अपने अपने कैंडिडेट उतारें। बिल्कुल। मैं मानता हूं कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं वो किसी न किसी पार्टी से इत्तेफाक रखते हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो। उन लोगों को सबसे पहले अपनी अपनी पार्टी में विरोध के स्वर उठाने पड़ेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर वो वहाँ स्वर उठा के कुछ हिस्सेदारी नहीं मिलती है, तब जाके हमें फिर नेचुरली एक नया संगठन बनाना पड़ेगा। और 20% हिस्सेदारी में मुझे लगता है कि कम से कम 10-12 सीट हमारी भी आएंगी। कहीं न कहीं कोएलिशन गवर्नमेंट बनेगी तो हमारी हिस्सेदारी आएगी। जब राजनीतिक हिस्सेदारी होगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आज सवाल है कि बदलते युग में कहीं उत्तराखंड पीछे ना हो जाए। अगर उत्तराखंड का सबसे बड़ा शहर इस दुनिया में कोई है तो दिल्ली है। बिल्कुल सही कहा। और दिल्ली में 20% आबादी होते हुए हम अगर हिस्सेदारी नहीं मिलती तो फिर हमारी कमी है, हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी और हम उठाएंगे उसके लिए। बिल्कुल, आवाज़ उठानी होगी और उठानी ही पड़ेगी, क्योंकि कोई और आपके पास यहाँ पर चारा नहीं बचता है, कोई और कह सकते हैं ऑप्शन नहीं है। जाहिर सी बात है, आवाज़ उठानी पड़ेगी। और यही वजह है कि आज हिमालय न्यूज़ इस कार्यक्रम के जरिए न सिर्फ आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि जगाने की भी कोशिश कर रहा है उन तमाम उत्तराखंड के लोगों को, उन तमाम संस्थाओं को जो दिल्ली में हैं, देश की राजधानी दिल्ली में रहकर उत्तराखंड के लोगों की समस्याएं तो उठा रहे हैं, लेकिन वो हक, वो अधिकार नहीं मिल पा रहा है। राजनीतिक हिस्सेदारी की तो हमने बात कर ली, लेकिन उत्तराखंड के लोगों की और कैसे उपेक्षा की जा रही है। बहुत सारे और भी मुद्दे हैं, बहुत सारे हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, क्योंकि आपको बताते चले कि उत्तराखंड के लोग हमेशा से मांग करते आए कि दिल्ली में उत्तराखंड की अकेडमी होनी चाहिए। इसके अलावा भाषा को लेकर जो अधिकार है वो भी मिलना चाहिए। इसके अलावा जो बसों को लेकर हमेशा मांग की जाती है कि सिर्फ एक ही जगह से बस उत्तराखंड के लिए क्यों चलाई जाती है, ये तमाम सारे मुद्दे हैं जिन पर यहाँ बैठे तमाम लोग जवाब देना चाहते हैं। ये हिस्सेदारी की बात है, ये हक की बात है। और कहीं ना कहीं जवाब तभी मिलेगा जब हमारी हिस्सेदारी बढ़ेगी। और ये हिस्सेदारी कैसे बढ़ेगी? घूम फिर कर वही आता है, राजनीतिक हिस्सेदारी जब बढ़ेगी तो ये सारी चीज़ें पूरी होंगी। तमाम मुद्दे जो हैं उन्हें लेकर क्या कहेंगे आप? कहाँ से? मेरा नाम प्रेमदत्त तिवारी है। जी जी। मैं उसका गढ़वाल भवन का जो कार्यकारिणी के सदस्य हूँ, गढ़वाल हितैषी सभा का। जी जी। और मैं एक सीनियर सिटीजन हूँ। और उस वक़्त के जबकि हमारे लोग जो है बहुत छोटी उसमें थे, कम पढ़े लिखे थे। आज हमारी जो सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, वो बहुत एजुकेटेड है। मैं गवर्नमेंट सर्विस की बात नहीं करता हूँ, IAS IPS हैं, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई डॉक्टर हैं और कोई एडवोकेट है। लेकिन इन पार्टियों ने हमारा हमेशा शोषण किया है और आज भी हमारी यूनिटी न होने की वजह से ये सोचते हैं कि इनको जो है एक किनारे करो, क्योंकि इनकी यूनिटी नहीं है। लेकिन आज हमारे जो एक नौजवान जो कि सेल्फ मेड आदमी है, स्वयं उन्होंने कहाँ तरक्की कर दी, हमारे डॉक्टर विनोद बछेती, मैं उनकी दाद देता हूँ कि उन्होंने उनके दिमाग में एक सोच आए, एक सपना देखा कि मैं इनको एकत्रित करूँ। और अब उस यूनिटी को देख करके जो हमारे भाई आए हुए हैं कांग्रेस के या बीजेपी की या आप पार्टी के, उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे जो है मंडल अध्यक्ष उपाध्यक्ष बना दें या कुछ बना दें तो हम शांत हो गए और यूनिटी ख़त्म हो गई। हम लोगों की ये डिमांड होनी चाहिए सारे लोगों की कि कम से कम जो है ये पार्टी हमें 2-2, 3-3 जो है MLA हमारे उत्तराखंडी बौल क्षेत्र में जो है रिप्रेजेंटेशन दे। अदरवाइज जो है हमारी यूनिटी एज इट इज़ रहेगी और हमारा ये कार्य जो है चलता रहेगा, इस चुनाव के आने वाले चुनाव के बाद भी चलता रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात की कि उत्तराखंड के लोगों को ना सिर्फ सीधा कहा जाता है बल्कि ईमानदार भी कहा जाता है। और अभी की इस चर्चा में जिस तरीके से मैं पीछे एक सदस्य से बात कर रही थी, उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि यहाँ पर जितनी भी संस्थाओं से जुड़े लोग बैठे हुए हैं वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं। कोई आम आदमी पार्टी से होगा, कोई बीजेपी से होगा, कोई कांग्रेस से होगा। जब तक हम विरोध नहीं करेंगे, पार्टी के अंदर विरोध नहीं करेंगे, तो आपका गुस्सा कैसे भापेंगे, वो आपकी ज़रूरतों को कैसे समझेंगे, वो आपके अधिकारों के बारे में क्यों सोचेंगे? तो कहीं ना कहीं इस पर भी ये जो एक बड़ा सवाल है, इस पर भी सोचने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस सवाल पर अपनी क्या राय रखते हैं। क्या आपको लगता है कि जो तमाम पार्टियों से लोग जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड के लोग जुड़े हुए हैं, उन्हें अब ज़रूरत आ गई है कि वो विरोध करें, वो आवाज़ उठाएं और ये बताएं कि हम नज़रअंदाज करने वाली कोई चीज़ नहीं? मैडम, मैं उदय मंगाई राठी, एक उत्तराखंडी। हम लोग आज़ादी से पहले भी एक थे, एक हैं और एक रहेंगे, क्योंकि जब आज़ादी की लड़ाई हुई तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की एक आवाज़ पे सब लोग एक हो गए थे। समय परिवर्तन होता रहता है, हम लोगों ने कभी राजनीतिक हिस्सेदारी की उपेक्षा नहीं करी और न ही कभी हमने सोचा है कि हम राजनीतिक हिस्सेदारी में। तो आज समय की ये मांग है कि हमको हर तरह से नकारा जा रहा है, हमारी जो भाषा है उसको कहीं कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है।
जबकि उससे कम बोलने वाली दूसरी, उससे कम संख्या में बोली जाने वाली दूसरी भाषा को। लेकिन आपको लगता है कि कमियों को गिनाने से या कमियों को सिर्फ सोचने भर से कुछ नहीं होगा? ये हम चर्चा करते आए हैं और इस पर आप भी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि ये कमियां हैं उत्तराखंड के लोगों के साथ, या ये नज़रअंदाज इस तरीके से लोगों को किया जा रहा है। कैसे इसे दुरुस्त किया जाएगा, कैसे इसे बदला जाएगा? अब इस पर सोचने की जरूरत है। कमियां, हर चीज़ में कमियां होती हैं और आज हम सबका एक प्रयास हो रहा है इस कमी को दूर करने का, जिसके लिए उत्तराखंड एकता मंच आज जो बना है वो एकता का प्रतीक होगा। और कमियां तो उसके बाद भी रही, कमियां हर काम में होती है, हर चीज़ में होती है। कमियों को कभी आप पूरी नहीं कर सकते हो, लेकिन आज हम सब एक हुए हैं इस चीज़ को करने के लिए कि हमें जो राजनीतिक हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, राजनीति में हमारी भागीदारी होनी चाहिए, उस चीज़ के लिए आज हम सब एक हुए हैं। और मुझे आशा है कि इस चीज़ को हम सरकार के आगे यह साबित करके रहेंगे कि हम वास्तव में एक हैं और हमें अपनी हिस्सेदारी मिलेगी। बिल्कुल, यानी कि इस एकता का ज़रूर असर होगा। इस एकता मंच के जरिए जो आवाज़ उठाई जा रही है, हिमालय न्यूज़ जो उत्तराखंड के लोगों की आवाज़ उठा रहा है और उत्तराखंड के लोगों से जुड़ी तमाम परेशानियां हैं, जो मुद्दे हैं, जो अधिकार हैं, उनको याद दिलाने की जो हम कोशिश कर रहे हैं, उसका असर ज़रूर होगा, यही हमारी उम्मीद भी है। बहरहाल और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या मानते हैं कि अब विरोध का वक्त आ गया है। विरोध ना सिर्फ सड़कों पर उतर कर करना है, बल्कि विरोध अब आप अगर किसी पार्टी से जुड़े हैं तो वहां भी आपको करना होगा, ये जताने के लिए कि हम नजरअंदाज करने वाली चीज नहीं। मैडम, मेरा नाम चमन सिंह नेगी है। मैं जमुना पार में गणदेशी भ्रातृ मंडल हमारी एक संस्था है, उसका मैं उप कोषाध्यक्ष हूँ। और वर्तमान में जो अब जहाँ पे हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है गढ़वाल भवन, यहाँ पे मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। मेरा मानना ये है कि हमारी जो जड़ें हैं, मेन जड़ें हमारी जो जुड़ी हुई हैं वो उत्तराखंड से जुड़ी हुई हैं। और उत्तराखंड के अंदर आज की डेट में अगर प्रदेश में देखें आप तो कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जो 5 सीटें वहाँ से जो अब केंद्र उसकी आई है, सांसद की आई है, तो 5 सीटें बीजेपी की आई हैं। ठीक है, तो इन लोगों को अपने अकाउंट तक हमारी बात नहीं पहुँचानी चाहिए कि हम 35 लाख, हमारे जो 35 लाख पहाड़ी उत्तराखंडी लोग हैं वो दिल्ली के अंदर बसे हुए हैं, कि इनको आप दिल्ली के अंदर भागीदारी क्यों नहीं देते हैं। तो मेरा तो मानना ये है कि हमें 14 तारीख को जो हमारा ये एक विशाल धरना प्रदर्शन जो हमारा होगा जंतर मंतर पे, तो हम वहाँ से एक आह्वान ये करें, उन लोगों को भी जता दें कि अगर तुमने हमारी आवाज़ अपने आकाओं तक नहीं पहुँचाई तो अगली बार उत्तराखंड के अंदर तुम्हें भी साफ कर देंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही है। और जो तमाम सारे लोग हैं वो अपनी अपनी बात रख रहे हैं राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर, और उससे जुड़े तमाम पहलुओं को लेकर हम यहाँ चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी तो बहुत बड़ी बात है, उससे छोटी छोटी जो चीज़ें और भी हैं जो उत्तराखंड के लोग चाहते हैं अपने अधिकारों के लिए जो लड़ रहे हैं, उसमें एक बात ये भी आती है कि आखिर दिल्ली में उत्तराखंड के लोगों के लिए उत्तराखंड में अकेडमी क्यों नहीं है, उत्तराखंड की अकेडमी क्यों नहीं है? क्या आपको लगता है ये उपेक्षा क्यों की जा रही है? जी देखिए, ऐसा है, उत्तराखंड के लोग कमज़ोर नहीं हैं। उत्तराखंड के लोगों के अंदर में बहुत बड़ा बल है और उस देवभूमि के रहने वाले लोग हैं और झूठ बोलने वाले लोग नहीं हैं। लोग क्या करते हैं, नेता लोग क्या करते हैं, उत्तराखंड के लोगों को यूज़ करते हैं, उसके बाद जो है पद के वो देते हैं कि लालसा देते हैं, फिर जो है उनको कुछ नहीं दिया जाता, उनके साथ जो है अत्याचार किया जाता है और उनके साथ जो है बाद में बोलते हैं टिकट देंगे, देते नहीं हैं। और अभी भी जो है 5 सीटों से जो है भाजपा जो है उत्तराखंड से लेके आई है, एक भी मंत्री बता दिए इनकी, इसमें एक नहीं है इनके, और हम उनके विरोध करेंगे और 14 तारीख का हम इनके ज़बरदस्त प्रदर्शन करेंगे इनके खिलाफ। जो है हमारे लोगों को ये झूठ बोलकर हमारे लोगों को ऐसे बोलते हैं, यही हमारा प्रयास है कि जो है हम बोलेंगे। आप कहाँ से? मैं मनोज आर्या, उत्तराखंड युवा शक्ति संगठन का सचिव हूँ। मेरा ये मानना है, जैसे लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें ये कमियाँ हैं, वो कमियाँ हैं, पर मैं ये मानता हूँ कि अगर कुछ चीज़ ठीक करनी है शायद उसकी शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी, और तभी जाके मैं अपने घर में ठीक करूँगा, अपने समाज में ठीक करूँगा, तभी एक अपनी भागीदारी कहीं पर जता सकता हूँ कि मैं इस लायक हूँ। तो ये मेरा मानना है। तो और जहाँ तक रही 14 तारीख की, उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे और पूरी भागीदारी हमारी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि अगर चीज़ें बदलनी हैं तो शुरुआत खुद से करनी होगी। हम बार बार यही कह रहे हैं, ना सिर्फ छोटी छोटी हिस्सेदारियों की बात बल्कि राजनीतिक हिस्सेदारी की अगर हम बात करें, उसको भी अगर राजनीतिक हिस्सेदारी भी अगर उत्तराखंड के लोगों को पानी है तो उसके लिए सबसे पहले उन्हें एकजुट होना होगा। तमाम संस्थाएं, यहाँ पर कई सौ संस्थाएँ हैं, कई सौ संगठन हैं जो अलग अलग तरीके से अलग अलग मुद्दे उठाकर उत्तराखंड के लोगों का भला करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये भला नहीं हो पा रहा है, ये बदलाव नहीं आ पा रहा है। तो कहाँ कमी है, इसको लेकर हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। एक विश्वास है, एक हौसला है,
एक रिश्ता है। आपके सपनों की उड़ान, TPMI, लीडिंग पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हिमालय न्यूज के सभी दर्शकों को सुशांत सिंह का प्यार भरा प्रणाम। नमस्कार। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लगातार बात कर रहे हैं उत्तराखंड के लोगों की, उनकी उपेक्षा की, और वो तमाम लोग, वो 35 लाख लोग जो उत्तराखंड से दिल्ली में आकर बसे लेकिन अभी भी अपने अधिकारों के लिए उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं और अधिकारों के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। एक बार फिर से तमाम लोगों से हम बात करते हैं। लगातार बहुत सारे लोग हमारे साथ बैठे हुए हैं जो तमाम संस्थाएं से जुड़े हुए हैं। आप किस संस्था से हैं? मैं बुराड़ी प्रधान क्लब RWL प्रधान हूँ, महेंद्र सिंह तड़ियाल। मैं RWL का प्रेसिडेंट हूँ। हमारे उत्तराखंड के इतने लोग हैं यहाँ पे, हमको ये दुर्भाग्य के पूर्ण है कि हमारे यहाँ अभी तक कुछ वो नहीं हुआ, कोई नेता ही नहीं बन पाया। यहाँ सारे एकजुटता होते उत्तराखंड, सारे लोग हिल जाएगी, सरकार भी हिल जाएगी उसमें, दिल्ली सरकार पूरी हिल जाएगी उसमें। अगर सारे लोग एक हो जाए ना, पूरी हिल जाएगी। वो समझो कि हम उत्तराखंड साले एक हैं। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, क्या कहेंगे आप इस सवाल पर? बिल्कुल सही कह रहे हो, जो कहना उसका बिल्कुल उचित देर से कहा उन्होंने, जो भी कहा है बिल्कुल अच्छा तरीके से अगर एकता करेंगे तो हम भी चाहते हैं कि सब लोग एक हो और उनके दिल्ली सरकार के लिए एक संदेश दे कि हमारा पूरा आदेश, पूरा अधिकार हमें पूरा दो दिल्ली में रहने का। बिल्कुल, लेकिन चाहते सभी हैं, लेकिन हो क्यों नहीं रहा? इस उपेक्षा का शिकार क्यों ना पड़ा उत्तराखंड के लोगों को? क्योंकि हम लोग एकजुट नहीं है। हमारे उत्तराखंडी लोग एकजुट नहीं है, हम में एकता नहीं है, ये सबसे बड़ा कारण। एकता कैसे आएगी? एकता अब इसी तरीके से आएगी, आपस में एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को जाने, एक दूसरे को करें, आपस में सहयोग करें एक दूसरे का, तभी हम एकता आ सकते हैं। बिल्कुल, आपको क्या लगता है? कुछ समय निकाल करके लोगों को मिलना चाहिए और जिस तरह की कमेटियां होती हैं या संस्थाएं होती हैं उसमें आकर के आपको अपना पार्टिसिपेशन, अपना सहयोग देना पड़ेगा। एक बहुत छोटी सी बात है, लोग कह देते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। समय तो हमेशा से 24 घंटे ही रहा है दुनिया में और उसी समय में से ही आपको अपना समय निकालना पड़ेगा। समय नहीं निकालने का मतलब सिर्फ ये होता है कि आप आलस कर रहे हैं और एक समय की बर्बादी कर रहे हैं। उस समय का बर्बाद करने की जगह इस्तेमाल करेंगे तो हमारी भी दिल्ली प्रदेश में हमारा भी काफ़ी जोर होगा और काफ़ी लोग हमारी बातें सुनेंगे। बिल्कुल, आपको ही लगता है कि जिस समय की आप बात करें, समय तो लोगों के पास है और बहुत सारे लोग मिलते भी हैं, लेकिन यहाँ पे दिक्कत इस बात की है कि कई सारे संगठन बने हुए हैं। कुछ उत्तराखंड के लोग किसी संगठन से जुड़े हैं, कुछ उत्तराखंड के लोग किसी संगठन से जुड़े हैं। अगर ये सारे संगठन एक साथ हो जाते हैं तो फिर इसका असर होगा, एकजुटता आएगी। बिल्कुल, उसी चक्कर में अब 14 जो प्रोग्राम हो रहा है वो हमारे एकता का, हम अपने एकता दिखाने के लिए कर रहे हैं। अब हम दिखा देंगे, हम भी हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम एक नहीं हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि हम थोड़े में खुश हो जाते हैं, लेकिन अब समय है बड़े की मांग की। इसलिए उत्तराखंड एकता मंच दिल्ली हमने बनाया है और कोशिश कर रहे हैं कि अब थोड़े में नहीं, अब हमें ज़्यादा चाहिए। अब हमें उत्तराखंड नहीं, अब हमें दिल्ली चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की कि उत्तराखंड नहीं दिल्ली चाहिए। जब उत्तराखंड चाहिए था उसके लिए भी एक बड़ा आंदोलन छेड़ा गया था। अब दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली में हक की बात हो रही है और अगर वो चाहिए तो बड़ा सोचने की ज़रूरत है, बड़ा करने की ज़रूरत है। एकता मंच को लेकर क्या कहेंगे? जी, मेरा नाम कमल जखमोला, मैं समाज सेविक से हूँ और उत्तराखंड प्रवासी संघ का मेरे संस्था है और मैं भजनपुरा से बिलोंग करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अब की बार में जो है दमखम से जो लड़ाई आज से 6 साल पहले लड़ी थी वही आज लड़ेंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे और अपने उत्तराखंड के एक मंत्री होना जरूरी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड समाज आज एक ऐतिहासिक मोड़ पर पहुँच चुका है। ये जो मसला आप उपेक्षा का आपने चर्चा की है, ये अब उत्तराखंड के समाज को उपेक्षित करना संभव नहीं है। पंचायत का 14 तारीख का आयोजन जो किया जा रहा है उत्तराखंड एकता मंच दिल्ली की तरफ से, उसमें बहुत साफ गोई के साथ दिल्ली में स्थापित 3 राजनीतिक पार्टी हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। तीनों को खुला पत्र हम लिख के देने वाले हैं कि संख्या बल के हिसाब से हमारा दिल्ली में जो आबादी है उसके हिसाब से हमारे को विधायक का टिकटें चाहिए, हमारे समाज के लोगों को, हमको नहीं। और उसमें बहुत साफ पंचायत तय करने वाली है। जो हमारे समाज को नालायक समझेगा उसको नकारने का फैसला होने वाला है और जो लायक समझेगा उसको फैसला। मेरा नाम भूपेंद्र रावत है और मैं पिछले 3 दशक से सामाजिक आंदोलनों में, विशेष और दिल्ली में जैसे अनोतराज कॉलोनी जनसंघर्ष वाहिनी के बिहार पर या किसान आंदोलन जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन मैं ये बात आपको कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड एकता मंच सभी संगठन और समूह को एक करने जा रहा है। ये एक ऐसी माला और एक ऐसी शक्ति बनने वाला है जिसको नकार पाना,
संख्या बल का मामला मैं नहीं कह रहा हूं कि 35 लाख लोग जंतर मंतर आ रहे हैं, लेकिन जिनके पास हम संदेश पहुंचा रहे हैं वो सब लोग जंतर मंतर आ रहे हैं। और राजनीतिक पार्टियों के लिए मजबूरी और व्यवस्था होने वाली है, इस बार उनको अपने पार्टी में सक्रिय उत्तराखंड के नागरिकों को 7-8 टिकटें देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। 35 से ज़्यादा सीटें दिल्ली में ऐसी हैं जिनमें हम हराने और जिताने का खेल खेलते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा लगा ये बात सुनकर, क्योंकि हम इस मंच के जरिए और इस कार्यक्रम के जरिए इसी पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कमियों पर तो चर्चा बहुत हो गई, लेकिन कमियों को दूर कैसे करना होगा, इस पर अब चर्चा करने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात की, क्योंकि 14 तारीख को जो एकता मंच के जरिए जो एकता दिखाने की अब यहाँ उत्तराखंड के लोग कोशिश करते दिखेंगे, वो देखना काफी दिलचस्प होगा। और ये देखना तमाम पार्टियों के लिए भी काफी दिलचस्प होगा कि उस एकता मंच को देखने के बाद, उस एकता को देखने के बाद क्या रुख अपनाती हैं ये पार्टियां। हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। कहाँ से आप हैं? मैं घोंडा विधानसभा से हूँ। मेरा नाम KS बिष्ट है। सबसे पहले तो मैं हिमालय न्यूज़ का स्वागत करना चाहूँगा कि आप हमारी बात को, उत्तराखंड के लोगों की बात को अपने माध्यम से समस्त दिल्ली और देश में पहुँचाने जा रहे हैं। मैं इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बात रही उत्तराखंड के प्रवासियों की, हम वहाँ से रोजी रोजगार के लिए दिल्ली आए थे और दिल्ली आके अपना उत्थान किया और यहीं पर बस गए। काफ़ी लंबे समय से हम यहाँ पर रह रहे हैं, बहुत सी संस्थाएं हमारी यहाँ पे हैं, लेकिन वो संस्थाएं अलग थलग हैं। ये दो सभी संस्थाएं जो हमारा प्रयास है एक जगह हो जाते हैं। हम 14 तारीख को अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इन सभी संस्थाओं को एक साथ लेकर हमें एक उम्मीद है कि एक नया सवेरा होने जा रहा है, जो एक नया क्रांति और नया इतिहास लिखने जा रहा है। इसके बाद पूरे देश में, समस्त दिल्ली और पूरे देश में उत्तराखंडी वालों का संदेश जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसका असर होगा, इसका फायदा होगा, पूरी उम्मीद है। बहुत जी और सरकार में है, हम उसको अपना हक को लेना चाहते हैं। ये हमारी आवाज़ हम उन तक पहुंचाना चाहते हैं। बिल्कुल, आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं और ज़रूर ये आवाज़ पहुंचेगी, क्योंकि अभी अलग थलग आप आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन एकता मंच के जरिए इकट्ठा होकर जब आप आवाज़ उठाएंगे तो जो गूंज है वो दूर तक सुनाई देगी। क्या कहेंगे? मैं हिमालय को धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं बुराड़ी विधानसभा से धर्मपाल कुमाई हूँ और गंगोत्री संस्था का प्रधान भी हूँ। और काफ़ी समय से हम हमारे उत्तराखंड के लोग एक ही मंच पे रहते हैं, सारे लोग हमारे जितने भी लोग हैं। पर जो 14 तारीख का इन्होंने रखा है प्रोग्राम बहुत बढ़िया है। सारी संस्था दिल्ली में 300 या 400 संस्था हों, चाहे कितने भी हमारे राजनीति के लोग हों, सभी लोगों ने एक अपना ये प्रोग्राम जो बनाया है 14 तारीख का, तो रहेगा। अगर 14 तारीख में हमारे लोगों को कोई सम्मान नहीं मिलता है तो हम इसको आगे चलाते रहेंगे और मिलकर काम करेगा। मिलकर काम करने पर जरूर असर होगा, ये पूरी उम्मीद है। आपको क्या लगता है इस एकता मंच के जरिए कितना असर होगा, कितना फायदा पहुंचेगा? जी, ये एक ऐतिहासिक अवसर हो जाएगा उत्तराखंड के लोगों के लिए, जहाँ पे वो अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपको ये कहता हूँ कि एक नारा दिया था जब उत्तराखंड बना था कि बोल पहाड़ी हल्ला बोल। अब सारे पहाड़ी फिर से हल्ला बोलेंगे। जिस हल्ले से उत्तराखंड राज्य को हासिल किया था, उसी हल्ले से हम दिल्ली में अपनी जो हमारी हिस्सेदारी है उस हिस्सेदारी को हासिल करेंगे। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद जोशी है। मैं कालकाजी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के लिए काम करता हूं और हमारी पार्टी में भी यही पहल रहेगी कि हम जितने भी उत्तराखंडियों की यहाँ पे हिस्सेदारी है, जो इनका हक है, उस हक को दिलाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। सभी चाहते हैं कि उत्तराखंड को महत्व मिले, उत्तराखंड के लोगों को महत्व मिले, उन्हें नज़रअंदाज ना किया जाए और उन्हें सिर्फ ये ना समझा जाए कि वो सिर्फ वोट हैं तो चुनाव के दौरान आकर प्यारी प्यारी बातें करके या बड़ी बड़ी बातें करके सिर्फ उन्हें रिझाया ना जाए, बल्कि उन्हें उनका हक दिया जाए, क्योंकि इस हक के हकदार हैं उत्तराखंड के लोग। और यही हम बात कर रहे हैं कि जो एक मंच, एकता मंच बनाकर आवाज़ उठाने की जो पहल की जा रही है 14 तारीख को, इसका कितना असर होगा, इसी पर चर्चा हम तमाम लोगों से कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, इसका कितना असर होगा? कोई भी समाज जब तक प्रताड़ित नहीं होता तब तक आगे नहीं आ पाता, बिल्कुल सही कहा, अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर पाता। मैं डॉक्टर बिहारी लाल जलंधरी, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, उत्तराखंड क्रांति दल का केंद्रीय उपाध्यक्ष और अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा का संस्थापक सदस्य हूँ। उत्तराखंड राज्य की लड़ाई पहले थी, असफल हुई। आज कौन सी गति में है, क्या स्थिति है, ये आप सब लोग जानते हैं। किंतु दिल्ली में, दिल्ली की जनता को कहते हैं हम 25 से 30 लाख लोग हैं, पर आज मुझे कबीरदास जी का एक दोहा याद आ रहा है अपने समाज को देख करके, साधो ये मुर्दों का गांव है। इन राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों ने हमारे समाज को यूटिलाइज किया, यूज एंड थ्रो वाली बात करी है, हमेशा यूज एंड थ्रो वाली बात करी। अभी भी हमारे कुछ लोग, हमारे लोगों ने आज की स्थिति को देखते हुए सिर्फ दरिया बिछाई है और कुर्सियां उठाई हैं, इसके अलावा कुछ नहीं किया। क्योंकि देखो, बीजेपी
मैं नाम लेकर नहीं कहना चाहता, बीजेपी की दिल्ली प्रदेश की लिस्ट आई थी, हमारे एक भी व्यक्ति का नाम नहीं है उसमें, और कई वादे करते हैं इसमें कि हाँ भाई हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग वो कर रहे हैं। देखिए आज हमारा मंच काम कर रहा है, मैं कहता हूं कि कल अब अगर हमारे समाज का दबाव है और दबाव में अगर हमारे 5 लोगों को बीजेपी ने टिकट दे दिया और उन्हीं सीटों से 5 लोगों को कांग्रेस ने टिकट दे दिया और आपने भी हमारे 5 लोगों को टिकट दे दिया, तो क्या ये 10 लोग 5 लोगों के लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं? हमारा ये कहना हमारे समाज में, क्या ये 10 लोग उन 5 लोगों के लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं कि भाई हाँ कांग्रेस की उम्मीदवार हैं 5, इनको 5 की जगह हम नहीं लड़ना चाहते, इन्हीं को लड़ने दीजिए? क्या करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने देखा अपने हमारे समाज में और हमने अपनी दिल्ली के समाज में देखा, हमने नयाल जी को देखा कि हमारी दोनों पार्टियों ने हमारे समाज के दोनों लोगों को टिकट दे दिया विधानसभा का। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत सारे और ऑप्शन हैं, और भी पार्टियां हैं, लेकिन जो एकता मंच की बात हो रही है इससे आपको कितनी उम्मीदें नजर आ रही है? धन्यवाद मैडम, आपने बोलने का मौका दिया। मेरा नाम ब्रह्मानंद गोन्याल है। और मैडम मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अभी कुछ मेरे भाई बोल रहे थे कि हमारे समाज में एकता नहीं है। ऐसा नहीं है, हमारे समाज में बहुत एकता है, लेकिन हमारा समाज बहुत ही शांत स्वभाव का है, ये कह लीजिए। उसे बहुत जल्दी उद्वेलित नहीं होता या बहुत जल्दी जागृत नहीं होता है। और हमारे उत्तराखंड की मांग जो है सन 1952 से थी और जो बहुत लंबे टाइम के बाद पूरी हुई। आज ये दिल्ली के अंदर विधानसभा में जो आरक्षण की बात हो रही है कि हमें भी अपने जनसंख्या के हिसाब से सीटें मिलनी चाहिए, टिकट के दावेदार हैं या चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो अपनी बात प्रबलता के साथ रखे। और मैं और ये कहना चाहता हूँ कि तब तक किसी भी आदमी को हक नहीं मिलता जब तक वो उसके लिए लड़ता नहीं है। यहाँ तक कि जो आपकी अपनी माँ है वो भी जब तक बच्चा रोता नहीं है, उसे दूध नहीं देती, तो आपका समाज या हमारा समाज जब तक इस लड़ाई को नहीं लड़ेगा तब तक उससे टिकट नहीं किसी भी पार्टी से नहीं मिल सकता। लड़ना होगा, आवाज उठानी होगी। क्या कहेंगे आप? मैं देवेंद्र रावत, अध्यक्ष उत्तराखंड जनजागृति संघ बदरपुर। मैं सन 1994 में उत्तराखंड आंदोलन को देख चुका हूं और उसमें भागीदारी भी मेरी रही है। और एक ऐसा आंदोलन हुआ था दिल्ली में, उसके तुरंत बाद ही हमारे राज्य को बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और हमें वो राज्य मिला इसके दम पे कि हम सब एक थे। बात करना चाहता हूँ, कुछ लोग गलत प्रचार करने की बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड एकता मंच दिल्ली भारतीय जनता पार्टी में जो चुने हुए सांसद है उन्हें मंत्री बनाने के लिए दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल हम दबाव नहीं बना रहे हैं। वो नालायक समझती है पार्टी को, तो उनको तय करना है चुने हुए एमपियों को। हम दिल्ली में जो सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, मैं दोबारा से कहना चाहता हूँ, भाजपा कांग्रेस का दशकों से काम करते आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी में काम करते आ रहे हैं, उन लोगों को सम्मान मिले उस पार्टी में, उसके लिए ये पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। बिल्कुल। तो क्या मकसद है जो जंतर मंतर पे एक मंच इकट्ठा एकता मंच जो तैयार किया गया है या इसके जरिए जो आवाज़ उठा जा रही है, उसका क्या मकसद है? यहाँ पर इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और भी बहुत सारे लोग हैं इस एकता मंच को लेकर। मैं विनोद बिष्ट बुराड़ी से। आज तक हर पार्टी ने उत्तराखंडियों का यूज़ किया और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर काम किया और जिसके वजह से आज उत्तराखंडियों को दरकिनार कर दिया गया। इस दरकिनार की परिस्थिति में आज उत्तराखंडी अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। इस उत्तराखंडी की वैल्यू सिर्फ इस बात से है कि वो सहनशील है, वो हिमालय की तरह अडिग और गंगा की तरह पवित्र है। उस उत्तराखंडी की मैं बात करता हूं, जो ईमानदारी की बात आज दिल्ली की राजनीति में हो रही है, उस राजनीति में अगर अरविंद केजरीवाल कोई नाम है तो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के 40 लाख उत्तराखंडियों से आप गुणा कर दें तो इतने केजरीवाल हमारे पास में हैं। तो क्या इन केजरीवाल को दिल्ली की फ्रंट राजनीति में नहीं होना चाहिए? क्या इन उत्तराखंडियों को वहाँ नहीं होना चाहिए? अगर वो इसकी हिस्सेदारी को दिखाते हैं तो उत्तराखंडी समाज इसके बारे में सोचेगा। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर बिल्कुल क्लियर तरीके से कह देना चाहता हूँ कि उत्तराखंडी आसानी से खिसकता नहीं है, लेकिन अगर वो खिसक जाता है तो धरती डूब जाती है। ये तो राजनीति है। आपने बहुत अच्छी बात की कि जो लोग होंगे वो राजनीतिक होंगे, लेकिन मंच राजनीतिक नहीं होगा, ये समझने की ज़रूरत है और ज़रूर अब इसका फ़ायदा मिलेगा। और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उनसे भी हमें चर्चा करनी है क्योंकि सवाल बेहद गंभीर है और सभी इस सवाल पर जवाब देना चाहते हैं। मैडम, मैं मनवर सिंह रावत, उत्तरांचल दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष, आपके माध्यम से इस सरकार को और सभी राजनीतिक पार्टियों को एक संदेश देना चाहता हूं
और संदेश हमारा ये है कि हम इस दिल्ली के अंदर क्या सारे देश के अंदर एक निर्णायक वोटर हैं। हम चाहें तो जिसको चाहें तो गद्दी पर बिठा सकते हैं और जिसको चाहें तो गद्दी पे उतार सकते हैं। तो मैं आपसे निवेदन है, आपके माध्यम से इस राजनीतिक पार्टियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारी उत्तरांचल की शक्ति को कम ना आंकें। हम वो हैं, आज हिंदुस्तान के नक्शे को उठा करके देखिए, सबसे पहले देगा। और उत्तरांचल इस देश का मुकुट है और यदि उस मुकुट को आपने विकृत किया तो बाकी शरीर का क्या होगा, ये आप ये सोचें और ये पार्टी सोचें। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी बात की है। पार्टियां हम लोगों का, उत्तराखंड के लोगों का निरादर कर रही थी। सब लोग उस पार्टी में भागीदारी नहीं मिल रही थी, लेकिन आज हमें लग रहा है कि हम लोग सारी संस्थाओं के लोग इकट्ठा हो रहे हैं और हम लोगों ने उत्तराखंड राज्य के लिए यहाँ दिल्ली में लड़ा और राज्य पाया। हम लोगों ने किरण नेगी के लिए एक लड़ाई लड़ी, उसको हमने न्याय दिया। आज एक और नया अद्भुत जो आपके सामने आने वाला है। और दिल्ली में जो हम सब लोगों का, जो उत्तराखंड के लोगों का, जो बिना राजनीति से जो वंचित किया जाता है इन लोगों का, आज हम चाहते हैं कि हमें पार्टी में अगर भागीदारी नहीं मिली तो हम, जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, रावत जी ने कहा, जोर से कहा, ठोस बातों उन्होंने कही कि अगर उन्होंने इस समय जिन लोगों ने वोट जो टिकटें डिक्लेयर भी कर दी है, जैसे कुछ पार्टियों ने आधी टिकटें उन्होंने बांट दी हैं, फिर भी आस लगा के बैठे हैं। ये नई पार्टी आ रहे हैं, उन्होंने भी टिकट नहीं दी। पुरानी पार्टियां तो ये कर ही रहे हैं सर, लेकिन अगर हमें टिकट नहीं मिली तो हम लोग दिखा देंगे, यहाँ पूरी दिल्ली में दिखा देंगे इन पार्टियों को कि हम लोग क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, दिखाने का मौका है और दिखाया जरूर जाएगा। आप कहाँ से हैं, क्या कहेंगे? मैडम, सबसे पहले तो मैं हिमालय न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो उत्तराखंड वालों को स्पेशल आप आज ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और मैं भविष्य में भी ये उम्मीद करता हूँ आपसे कि इसी तरीके से ट्रीटमेंट दें और जो पॉजिटिव जो बातें रखी जा रही हैं उसको कट ना करें और उसको रियल दिखाएं चैनल पे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो गलतफहमी किसी की हो, किसी भी पार्टी की, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी या गधे घोड़े यानी बड़ी जो पार्टियाँ हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। ये मैडम 14 दिसंबर की जो रैली होगी, ये 14 दिसंबर का जो हमारा प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, वो एक होने के लिए है। और ये ऐसा नहीं है कि हम एक नहीं हैं, हम एक हैं, लेकिन हमारा प्रॉपर मैसेज नहीं जाता है, क्योंकि ये छोटे छोटे जो हमारी जो बने हुए संस्थाएं बनी हैं, नहीं मंच बने हुए हैं, लेकिन वो छोटी छोटी मंच इसलिए बने हैं क्योंकि क्षेत्र के अंदर क्या है, वो मंच उनको जो मेन प्रधान है, उप प्रधान बने हैं या किसी संस्था के बने हैं, वो इसलिए जाते हैं उन लोगों के पास कि उनकी समस्या, हमारी उत्तराखंड वाली समस्या, वो इजीली आगे पहुंचा सकें। लेकिन आज जो नया मंच अपना बन रहा है जो मैडम, ये उत्तराखंड एकता मंच, ये इसलिए इसमें बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इनको सोचने को मजबूर हो जाएंगी कि इन लोगों के बगैर हमारी राजनीति नहीं चलेगी। नहीं चलेगी राजनीति। और अगर राजनीति आपको चमकानी है, आपको चलानी है, तो उत्तराखंड के लोगों को भी साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि ये 35 लाख लोग तमाम पार्टियों की किस्मत बदल सकते हैं, किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। यहाँ पर वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी ये खास पेशकश जारी रहेगी। आप बने रहिए हिमालय न्यूज़ के साथ। उत्तराखंड की हर खबर, सरकार के कामकाज पर रहेगी पैनी नजर। विकास की रफ्तार का क्या है हाल? भ्रष्टाचार के मुद्दों को करते रहेंगे उजागर। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर खासा जोर।
यहाँ, तो देखते रहिए हिमालय न्यूज। स्वागत है। हम लगातार बात कर रहे हैं उत्तराखंड के लोगों की, उनकी हो रही उपेक्षा की, और साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं 14 तारीख को जंतर मंतर पर होने वाले उस कार्यक्रम की, उस मंच की जिसे तैयार किया गया है सिर्फ इसलिए कि उत्तराखंड के तमाम लोग एकजुट हों और एकजुट होकर अपनी ताकत का एहसास करा सकें। और भी बहुत सारे लोग हैं एकता मंच को लेकर, वो क्या सोचते हैं और क्या लगता है कि जब ये उत्तराखंड के 35 लाख लोग एकजुट हो जाएंगे तो कितना असर पड़ेगा और कितना दबाव बना पाएंगे वो तमाम पार्टियों पर, क्या कहेंगे? नमस्कार मैडम, मैं राकेश नेगी बुराड़ी से श्री बंदना सांस्कृतिक समिति का संस्थापक हूँ। ये जहाँ तक हमारी एकता का सवाल है, हम हमेशा एक हैं, ऐसा नहीं, यदि एक नहीं होते तो शायद हमें उत्तराखंड नहीं मिलता, ठीक है ना। लेकिन हम लोगों का क्या है, यहाँ पे हम लोग आते हैं प्रदेश में, अपनी नौकरी चाकरी करते हैं, शरीफ लोग हैं, तो अपने काम धंधे में लगे रहते हैं और अपनी छोटी छोटी संस्थाएँ बना के उसका यूज़ करते हैं अपनी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर। लेकिन अब हमारा एक प्लस पॉइंट ये है कि अब हम जो हमारी जो छोटी छोटी संस्थाएं बनी है वो अब एक माला के रूप में हम उसको पिरोने जा रहे हैं, जो पिरोने की ज़रूरत है उसको जा रहे हैं। और वो एक हमारा मतलब वो एक पिरो के हम उसको, और वो हमारा एक प्लस पॉइंट हमारे लिए होगा। और जहाँ तक जो भी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, हमारे सबसे बड़ी हमारी यही मांग है कि हमें हमारा जितना बाहुल्य है यहाँ पे, हमें उतनी हिस्सेदारी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी भी काम करने में हम सक्षम है हर चीज़ में, लेकिन हमें मौका ही नहीं दिया जाता। कोई किसी की वो पैरवी करके कुछ ही दूसरे को बना देते हैं, लेकिन हमें चांस नहीं दिया जाता। और हम लोग बहुत शरीफ आदमी, हाँ शरीफ लोग हैं हम लोग, इसलिए। लेकिन अब हम इस शराफत में नहीं रहेंगे, हमें छीनना पड़ेगा। और हमारी सभी राजनीतिक पार्टियों से यही मांग है कि हमें हमारे बाहुल्य के हिसाब से हमें हक चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की कि उत्तराखंड के तमाम फूल हैं, अलग अलग तरह के फूल हैं, लेकिन अब उन्हें पिरोने की ज़रूरत है और पिरो का माला बनाने की ज़रूरत है। और यही कोशिश अब 14 तारीख को जंतर मंतर पर होती दिखेगी। आप क्या कहेंगे? मैडम नमस्ते, मैं लक्ष्मी रावत बुराड़ी विधानसभा से बाबा कॉलोनी की प्रधान, RW की प्रधान हूँ। ये जो भी आज यहाँ पे हम उत्तराखंडी लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, ये वास्तव में ये बात सही है कि हम लोगों को कभी भी आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिलता। हर समय हम लोगों को पीछे किया जाता है। 30 लाख से ज़्यादा आबादी हम लोगों की यहाँ पे है। ये हमारी हक की लड़ाई है, इसलिए इसको हम लड़ेंगे और इसमें सफल भी होंगे। बिल्कुल, हक की लड़ाई है, लड़ा भी जाएगा और सफल भी होंगे, पूरी उम्मीद है, क्योंकि एक नेक सोच के साथ, एक नियत के साथ इस काम को किया जा रहा है, क्योंकि अब ज़रूरत है इकट्ठा होने की। मेरा नाम हीरा सिंह है, मैं RW संगठन चलाता हूँ वहाँ पर। मैं अभी तक सुन रहा था कि हमारे संगठन बिल्कुल कमज़ोर नहीं है, 144 संगठन, इसलिए हम कॉन्शियस हैं। हम उस देवभूमि के रहने वाले हैं जो पूरे उत्तराखंड में लोग जाते हैं अपने को पवित्र। मुझे आज लगता है कि उत्तराखंड से एक देवभूमि से एक आवाज़ आ गई है कि तुम्हें इस देश में पूरा बदलाव लाना है। तो हम ये चाहते हैं, ये शंख बज गया, शंखनाद बंध गया है, इसलिए पूरे उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में जितने कीड़े मकोड़े, जितने घिनौने लोग हैं, ये उत्तराखंड वासी उनको बाहर। जब उत्तराखंड की बात हो तो 144 संगठन की या उनकी अलग अलग संस्थाओं की बात ना हो, बल्कि जब उत्तराखंड की बात हो तो एक मंच की बात हो, एक संगठन एक होंगे, क्योंकि हम बड़े, हम कई भाई होते हैं, कई विचार होते हैं उनके। जब अब मैंने कहा हमें देवों का, मुझे लगता है हम जिस भूमि के हैं, देवों ने हमें पुकारा है कि पाप बढ़ गए, इसलिए तुम सब इकट्ठे हो, तुम मेरी संतान हो, तुम हमारी संतान हो, अगर तुम हमें समझते हो तो सारी संतान एक हो जाओ। ये एक आह्वान आ गया ऊपर से, इसलिए मुझे परवाह नहीं, 144 संगठन आपको लगेगा एक प्लेटफॉर्म पे होंगे। बिल्कुल, यानी कि अभी तक अलग अलग संगठनों की बात होती थी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अब संकेत मिल गए हैं, अब एकजुट होना होगा। जिस सवाल को लेकर हम बार बार सवाल कर रहे हैं कि देश के दिल में 20% आबादी की उपेक्षा क्यों की जा रही है, सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। और अब उपेक्षा नहीं होगी बल्कि हक मिलेगा, हक दिया जाएगा। क्या कहेंगे आप? मैं देवली से हूँ, दिल्ली से ही हूँ और देवली में रहती हूँ। और मेरा भी कहना ऐसा ही है जैसे सब लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों को अपने हक की लड़ाई तो बिल्कुल लड़नी चाहिए, क्योंकि इतने सालों से हम देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, हम दरिया बिछा रहे हैं इनके लिए। चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, हमने कुछ नहीं करा। हम लोग शरीफ के शरीफ ही रह गए और ये लोग हमारा फ़ायदा भी उठा गए और हम लोग कुछ नहीं कर गए। मतलब हमने काम करा और उसका फ़ायदा कोई और उठा गया।
काम किया, मेहनत की, ईमानदारी से काम किया, लेकिन उसका सिला नहीं मिला। जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिला। जिस तरीके से इन्होंने कहा भी कि दरिया बिछा कर रहेगा, लेकिन इन पार्टियों में जो स्थान होना चाहिए, जो जगह होनी चाहिए, वो उत्तराखंड के लोगों को नहीं मिल पाई। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब बदलाव आएगा और ये बदलाव ज़रूर लाया जाएगा, क्योंकि अब इकट्ठा होकर काम किया जाएगा, जिसके लिए एकता मंच बनाया गया है। 14 तारीख को जो कार्यक्रम है उसे लेकर कितनी उम्मीदें, इन्हें जानने की कोशिश करें। मैडम, मैं रविंदर सिंह रावत, बुराड़ी विधानसभा से। मैडम, मैं बीजेपी के लिए मैंने 10-12 साल काम करा है। जब अन्ना आंदोलन हुआ तो मैंने ये पार्टी छोड़ के अन्ना आंदोलन में काफ़ी सक्रिय हो करके लोगों को जागरूक करके तो बुराड़ी विधानसभा से, उसके बाद जो है आम आदमी पार्टी बनी। मैं इस पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में, वॉलंटियर के रूप में अपनी पूरी भूमिका आज तक निभा रहा हूँ। मैडम, अब तक जो सीटें टिकट हमारी फाइनल हो चुकी है उस पर तो हमें ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, ना हम विद्रोह कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे 35 सीटें अभी रह गई हैं उसमें जो हमें उम्मीद है कि ज़रूर हमारे 4-5 किसी न किसी उत्तराखंड के भाई या बहन को ये टिकट मिलेगा, और ये टिकट मिलेगा तो हम इसमें काम में लग जाएंगे। नहीं मिलेगा तो हम पार्टी को छोड़ देंगे और बिल्कुल अपने उत्तराखंड के लिए काम करेंगे। बिल्कुल, यानी कि तमाम पार्टियां, ये देखिए कितनी खुशी है, और जिस तरीके से ये जो बात रखी गई है बिल्कुल सही रखी गई है कि बहुत हो गया इन पार्टियों पर विश्वास। अगर ये पार्टियां अभी भी नज़रअंदाज करेंगी तो अब वक्त आ गया इनको नज़रअंदाज करने का। ये सोच लिया है तमाम संगठनों के लोगों ने। जी, आप कहाँ से? मैं बुराड़ी से हूँ, बुराड़ी विधानसभा से। मैं सुरेंद्र गुसाई हूँ। आज एकता मंच के साथ मैं जो हूँ कंधे से कंधे मिला के अपने आप को जो है बुराड़ी विधानसभा से अधिक लोगों को जोड़ के 14 तारीख दिसंबर को मैं वहाँ पे ले जाऊँगा मैं, और उसके माध्यम से 3 जो हमारी राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी, तो उनको हम वहाँ पे सचेत करेंगे, आगाह करेंगे कि हमें इग्नोर ना किया जाए, क्योंकि हम देश के दिल के में हम जो टोटल जनसंख्या हमारी है तो 35 लाख से लेके और 40 लाख तक हैं। तो हमारे को अगर आज इग्नोर करते हैं तो हम अपना हक मांगेंगे नहीं, बल्कि आपसे छीन के रहेंगे। ये हम उस दिन अपनी संख्या बल के आधार पे ये धमक उत्तराखंड के माध्यम से हम दिल्ली में जंतर मंतर पे दिखाएंगे। कहते हैं कि ये जो पार्टियां हैं ये सब कुछ वोटों के लिए करती हैं, और कहीं ना कहीं अगर इनको अपनी ताकत दिखाई जाएगी और ये जिताया जाएगा कि एक मंच पर इकट्ठा होकर जब ये 35-40 लाख लोग इकट्ठा होंगे तो खुद इन पार्टियों को समझ में आएगा कि उत्तराखंड के लोगों का क्या महत्व है। वो सिर्फ अपनी ईमानदारी और अपने सीधेपन के लिए नहीं जानी जाती हैं, बल्कि अगर विश्वास करती हैं तो उस विश्वास को निभाती भी हैं, और अगर किसी को दरकिनार करती हैं तो पूरी तरीके से दरकिनार भी कर देती हैं। इन पार्टियों को ये समझ में आ जाएगा। और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से? मेरा नाम हुकम सिंह कंडारी, मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हूँ। जो आज इस विषय पे चर्चा चल रही है, मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ हिमालयन ये चैनल के जो हमारे बचेत्री साहब हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ। और जो हमारी 14 तारीख को दिसंबर में जो विशाल महापंचायत होने को जा रही है, हम दिल्ली के अंदर जो है इन राजनीतिक पार्टियों को ये दिखाना चाहते हैं कि हम उत्तराखंड के लोगों को आज तक इतने वर्षों से आप लोग हमें उपेक्षित करते रहे, तो हम उसके लिए अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं। और इन राजनीतिक पार्टियों से जो है अपने उत्तराखंड के लोगों को मैक्सिमम लोग जो हमारे बाहुल्य क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों से हमारे लोगों को जो है राजनीतिक पार्टी के लोगों को टिकट देने चाहिए। ये हमारा जो है मतलब हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे, हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले पूरे देश में जो है पूरे दिल्ली के अंदर जो है इतना बड़ा अभियान खड़ा कर देंगे कि इन्हें मजबूरन हमारे लोगों को टिकट देना पड़े। ये हमारी यही मांग है। बिल्कुल, अब दबाव बनाया जाएगा, दबाव की राजनीति की जाएगी, क्योंकि ये पार्टियां दबाव की राजनीति ही समझती हैं। जब दूसरे शहरों और दूसरे राज्यों के लोग जब दबाव बनाते हैं तो सरकार पर असर पड़ता है, तमाम राज्यों की सरकारों पर असर पड़ता है, केंद्र पर पड़ता है, तमाम पार्टियों पर पड़ता है। तो फिर उत्तराखंड के लोग दबाव क्यों नहीं बना सकते? और यही वजह है कि अब इस दबाव की राजनीति का इस्तेमाल कर यहाँ पर तमाम पार्टियों को जगाने की कोशिश करती उत्तराखंड के लोग नजर आएंगे। और भी बहुत सारे लोग हैं। आप कहाँ से? मैं OP बमगाई, आम आदमी पार्टी कालकाजी विधानसभा से। और मैं ये कहना चाहता हूँ, बड़ा अच्छा काम हुआ यहाँ पे, आज नींव रखी गई है, और उस नींव पे बिल्डिंग कितनी अच्छी बनेगी ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि संगठन तो बनाए जाते हैं लेकिन उसके लिए अनुशासन और लीडरशिप की ज़रूरत पड़ती है। ये इसकी परीक्षा, पहली परीक्षा होगी 14 दिसंबर को। कितने अनुशासन के तरीके से वहाँ पे आयोजन किया जाता है और कितनी अपनी स्ट्रेंथ दिखाई जाती है। आम तौर पे होता है बोल के जाते हैं लोग, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। ये पहली परीक्षा 14 दिसंबर को होगी। जो लीडरशिप है, अनुशासन है, उसका प्रदर्शन है, और वो जितनी अच्छी तरीके से रखा जाएगा फ्यूचर में रिजल्ट उतने अच्छे आएंगे। और
जो नींव आज रखी गई है उसके इमीडिएट रिजल्ट की कल्पना करना तो बेमानी है। कैंडिडेट आमतौर पर सभी पार्टियों के फाइनल हो चुके हैं, कुछ डिक्लेयर हो चुके हैं और कुछ बने हुए हैं। इसमें तो उम्मीद करना बहुत बेमानी होगी कि कुछ परिवर्तन होगा, लेकिन इसके जो रिजल्ट आएंगे वो अगले 2 साल में आने शुरू होंगे। तो कह सकते हैं कि उम्मीद पर दुनिया टिकी है और उम्मीद हमें नहीं छोड़नी है, हमें अपना काम करना है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के हक की, उत्तराखंड के लोगों के अधिकार की। क्योंकि अब सिर्फ राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं, बल्कि अब सारी चीज़ें जो उत्तराखंड के लोग चाहते हैं, चाहे वो अकेडमी की बात हो, चाहे वो उनके लैंग्वेज को मिले अधिकार की बात हो, या फिर इसके अलावा जिस तरीके से दूसरे राज्यों से आए लोगों की अगर मदद की जाती है, उनकी मांगों को सुना जाता है, तो ऐसे उत्तराखंड के लोगों को भी सुना जाए और उनको आरक्षण दिया जाए, ऊंचे पदों पर उन्हें आसीन किया जाए। राजनीतिक पार्टियों में से छोटे छोटे पदों पर नहीं, बल्कि जो वो हक मिलना चाहिए उन्हें, वो हक उन्हें दिया जाए। इसी उम्मीद के साथ हिमालय न्यूज़ भी ये कोशिश आगे करता रहेगा। और जिस तरीके से अपने इस कार्यक्रम के जरिए हमने ये आवाज़ उठाई, आगे भी उत्तराखंड से जुड़े तमाम लोगों के मुद्दों को, उनकी आवाज़ को इसी तरह हिमालय न्यूज़ उठाता रहेगा। फिलहाल इसी के साथ हम तमाम मेहमानों का शुक्रिया करना चाहेंगे कि वो इस कार्यक्रम में आए और उन्होंने हमसे बात करी। तमाम सारे मुद्दों पर ये बात हुई है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर सामने आई हैं। इन्हें तमाम राजनीतिक पार्टियां सुनेंगी और ज़रूर इसका असर होगा, ये उम्मीद हिमालय न्यूज़ को है। तो फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।